नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल द स्कैरी जोन। फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नई कहानी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है दोस्तों मिथिलेश और रितु की। ये कहानी है उनकी एक 7 साल की बेटी मीना की। ये कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहां पर मिथिलेश और रितु और मीना उनका एक छोटा सा परिवार था। मिथिलेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, वो सब काफ़ी खुश थे। छोटा सा परिवार था, एक अच्छी कॉलोनी में रहते थे। एक दिन जब मिथिलेश अपने ऑफिस से अपने घर आया तो उसने रितु को ये बताया कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है कोलकाता में। रितु इस न्यूज़ को सुन के थोड़ी सी टेंस थी, बिकॉज उसे वो सोसाइटी अच्छी लगती थी, मीना की एजुकेशन भी थी, सब कुछ वहाँ सेटल था। बट जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्राइवेट जॉब होती है। रितु और मिथिलेश को फाइनली शिफ्ट होना पड़ा कोलकाता। स्टार्टिंग में मिथिलेश को उसके ऑफिस की तरफ से होटल का स्टे मिला था 1 महीने के लिए, बट मिथिलेश को कोई ना कोई फ्लैट ढूंढना ही था इससे पहले कि वो 1 मंथ पूरा हो जाए। मिथिलेश ने अपनी तलाश शुरू करी। फाइनली जाके मिथिलेश को एक फ्लैट समझ में आया। ये जो फ्लैट था वो 6th फ्लोर पे था और मिथिलेश को वो फ्लैट काफ़ी पसंद था, क्योंकि वो फ्लैट भी काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस था और उसकी जो लोकेशन थी वो उसके ऑफिस से काफ़ी पास थी। मिथिलेश ने प्रॉपर्टी डीलर जब उसका रेंट पूछा तो उस रेंट को सुन के थोड़ा सा मिथिलेश को लगा कि यार इतने अच्छे फ्लैट का, इतनी अच्छी लोकेशन पे इतना कम रेंट क्यों। उसने अपने सवाल को प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछा। डीलर का ये कहना था कि जो इसके ऑनर है वो बस चाहते हैं कि इस फ्लैट का बस कोई टेक केयर कर ले, उन्हें ऐसा कोई रेंट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मिथिलेश जब उस फ्लैट से बाहर आया, उसने आसपास देखा तो उसने ये पाया कि काफ़ी शांति थी। उसने डीलर से पूछा कि आखिर इस फ्लोर पे कोई और भी रहता है कि नहीं। डीलर ने बताया कि सर कुछ लोग रहते थे बट अभी वो चले गए, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द और लोग आ जाएंगे। मिथिलेश रितु को लेके मीना के साथ फाइनली उसने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। रितु को भी वो फ्लैट काफ़ी अच्छा लगा। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और एक दिन जब मिथिलेश और रितु सो रहे थे रात में, अचानक ही मीना के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों भाग कर जाके देखते हैं तो मीना डर चुकी थी। मीना ये बताती है कि वो सपना देख रही थी और सपने में उसने देखा कि कोई उसके कमरे में है। ये देखते से ही मीना काफ़ी डर गई थी। मीना को रितु और मिथिलेश ने फाइनली समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, और मीना दोबारा गहरी नींद में सो गई। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। मिथिलेश अपनी जॉब में बिजी हो गया था। मीना की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, वो ज़्यादा स्कूल नहीं जाती थी, वो ज़्यादातर बीमार रहती थी। पर रितु को हमेशा उस घर में किसी न किसी के प्रेजेंस के हमेशा ये फील होता था कि कोई तो है उसके घर में, जो वो और मीना के अलावा भी है। चाहे वो किचन में हो, चाहे वो हॉल में हो, कुछ भी कर रही हो, उसे हमेशा ये एहसास होता कि कोई है जो उसे देख रहा है, कोई है जो आसपास उसकी प्रेजेंस उसको हमेशा महसूस होती थी। एक हल्का सा एहसास उसे हमेशा रहता था। रितु इस कंसर्न को शेयर भी करना चाहती थी मिथिलेश से, पर उसे लगा कि मिथिलेश मेहनत कर रहा है, अभी अभी कोलकाता ट्रांसफ़र हुआ है, कहीं सब सुन के वो दोबारा कहीं और ट्रांसफ़र करने की बात ना करे। इसलिए रितु ने इस कंसर्न को मिथिलेश को नहीं बताया। मीना जो पहले लखनऊ में काफ़ी खेलती थी, बाहर जाती थी, मीना ने भी अपने कमरे से जाना बाहर बंद कर दिया। वो मैक्सिमम टाइम अपने कमरे में रहती थी, या तो सोती रहती थी या तो बस बैठी रहती थी। ये सब सुन के रितु को भी देख के काफ़ी अजीब लगा। रितु ने फाइनली सोचा कि आज मैं मीना के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। वो मीना को लेके नीचे सोसाइटी के पार्क में भी जाती है, और वहाँ पर भी जाके मीना कोई भी गेम नहीं खेल रही थी, जबकि लखनऊ में मीना को स्पोर्ट्स खेलना, पार्क जाना बड़ा अच्छा था। मीना के इस बिहेवियर से रितु बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर मीना को क्या हो गया। उसने कई बार मीना को पूछने की भी कोशिश करी, पर मीना ने उसे कुछ नहीं बताया। मीना बस घूरती रहती थी, शांति से अपने रूम में बैठी रहती थी। ना तो वो पढ़ाई करती थी, ना वो खेलती थी। धीरे धीरे करके उसकी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब होने लग गई कि वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही। ये ऑब्जर्वेशन मिथिलेश ने भी किया। मिथिलेश ने रितु से पूछा तो रितु ने फाइनली उसे बताया कि उसे क्या फील होता है। रितु ने कहा कि ये घर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मनहूस है, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मिथिलेश सारी बात सुनता है, फिर वो रितु को समझाता है कि अभी अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, अब तुरंत ट्रांसफ़र लेना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, पर मैं कोशिश करता हूँ।
इस संडे को मैं कोशिश करूँगा कि हम कहीं बाहर जाएंगे, जिससे मीना और तुम्हारा दोनों का थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। उसी रात मिथिलेश और ऋतु अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक ऋतु की नींद खुलती है और ऋतु एक परछाई को देख के चौंक जाती है, जिसके कमरे में खड़ी हुई थी। तुरंत ही ऋतु भागकर लाइट ऑन करती है और देखती है उस कमरे में कोई नहीं था। लाइट के ऑन होते से ही मिथिलेश की नींद भी खुल जाती है। मिथिलेश ऋतु से पूछता है आखिर क्या हुआ, और ऋतु कुछ ना कह के बस ये कहती कि मैंने एक बुरा सपना देखा था। धीरे धीरे करके ऋतु और भी ज़्यादा खौफ के साए में जीने लग गई थी। उसे वो परछाई और भी ज़्यादा दिखने लग गई थी। चाहे वो कुछ भी कर रही हो, वो एहसास उसे हमेशा फील होता था। एक दिन जब वो बालकनी में जा रही थी कपड़े सुखाने के लिए, उसकी नज़र पड़ती है और वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो देखती है कि उसकी बालकनी में कोई इंसान खड़ा हुआ है। वो इंसान जो उसे अजीब से तेरी तरीके से देख रहा था। वो देख के तो डर के तुरंत ही मीना कमरे में जाती है और लॉक कर लेती है। वो मिथिलेश को कॉल करती है, उसे बताती है कि हमारी बालकनी में कोई है। मिथिलेश ये सुन के तुरंत ही ऑफिस से भाग कर आता है। तब तक बालकनी का गेट बंद था। मिथिलेश जाकर वहाँ चेक करता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। ऋतु उसे सारी बात बताती है। ऋतु रोने भी लग जाती है। मिथिलेश को लगता है कुछ तो इस घर में गड़बड़ है। मिथिलेश को कहता है कि ठीक है, मैं एक नया घर देखता हूँ और हम जल्द से जल्द इस घर को छोड़ देंगे। पर मिथिलेश और ऋतु को ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी अब इस घर से बन गई है। अगले ही दिन उन्होंने ये देखा कि मीना बालकनी में खड़ी हुई है। ऋतु ने उसे बालकनी में खड़ा देख के ऐसा लगा चलो अच्छी बात है कि मीना तो थोड़ा सा कमरे से बाहर है। फिर अचानक पर ऋतु का दोबारा ध्यान गया। उसने देखा कि मीना उसकी बालकनी पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी ग्रिल पर चढ़ के वो जंप करने वाली थी। इतने में ऋतु ने चिल्ला के तुरंत ही मीना को पकड़ लिया और मीना चिल्लाने लग गई कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो किसी एक मासूम लड़की की आवाज़ नहीं थी, वो किसी एक शैतान की आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुन के तुरंत ऋतु से कमरे में ले गई। उसने काफ़ी कोशिश करी पर मीना शांत नहीं हो पा रही थी। इतने में ऋतु ने मिथिलेश को भी फ़ोन किया। मिथिलेश नीचे ही गया हुआ था। मिथिलेश जब आया तो ऋतु को उसने देखा कि वो मीना को काबू नहीं कर पा रही थी। मिथिलेश और ऋतु ने कोशिश करा और उसके हाथ को बांधने की कोशिश करी बेड के साथ। अब मीना वो मीना नहीं रह गई थी। मीना चिल्ला रही थी, मीना गाली दे रही थी, मीना एकदम पागलों की तरह एक्ट कर रही थी। ये सब देख के मिथिलेश और ऋतु काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने उसको चेक करके एक नींद का इंजेक्शन दे दिया, पर डॉक्टर ने कहा मुझे लगता है कि इससे कोई सदमा या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आप इसे जल्दी जल्दी डॉक्टर को दिखाइए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराइए। ये सब सुनकर मिथिलेश और ऋतु सोच में थे क्या हमारी बेटी पागल है। इस डर के मारे उन्होंने कहीं नहीं ले गए। उन्होंने अपनी बड़ी कोशिश करी पर वो कुछ भी नहीं कर पाए। धीरे धीरे मीना की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लग गई थी। ये देख के ऋतु को एक दिन ख्याल आया। ऋतु ने मिथिलेश से बोला कि क्यों ना हम किसी पंडित को बुलाएं। मिथिलेश ने कहा क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या मीना किसी ने भूत और प्रेत ने पकड़ रखा है? देखिए कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज़ एक बार पंडित को बुला लीजिए। यहाँ जो पास में मंदिर मैंने सुना है काफ़ी अच्छे पंडित हैं, उनको बुला के लाइए। मिथिलेश ये करना तो नहीं चाहता था, पर ऋतु के कहने पर मिथिलेश ने ये किया। मिथिलेश उन पंडित जी को लेकर भी आया। मिथिलेश का विश्वास बिल्कुल भी चीज़ों पे नहीं था, पर मिथिलेश ने ऋतु के कहने पे किया क्योंकि वो भी अपनी बेटी को दोबारा अच्छा देखना चाहता था। जैसे ही पंडित जी ने कमरे के अंदर दाखिल हुए, उनको एक अजीब सी स्मेल आई। उनको लगा कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। पंडित जी ने देखा जाके मीना को। वैसे तो मीना दिन में सोती रहती थी, पर उस दिन तुरंत ही उठ के बैठ गई और घूरने लग गई। वो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी पंडित को देखकर और कुछ नहीं बोल रही थी। पंडित जी ने ये सब देखा और वो बाहर आ गए। उन्होंने ऋतु और मिथिलेश को बताया कि आपकी बेटी पे कोई साया है। मिथिलेश ने तुरंत जवाब दिया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पंडित जी ने कहा देखो, मैं मानता हूँ कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, पर कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो पढ़ाई और लिखाई साइंस से ही बहुत ऊपर होती हैं। मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने कुछ दिन पहले जब तुम यहाँ शिफ्ट हुए थे, क्या तुम लोग कहीं बाहर गए या ऐसी कोई चीज़ टच करी, ऐसा कुछ अजीब सा लगा हो? मिथिलेश और ऋतु ने मना कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे ये बताओ, जब तुम लोग यहाँ पर आए थे तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई सामान जो पहले से मौजूद था? ऋतु ने तुरंत बताया
कि जी, यहाँ पर ये जो बेड जो मीना के कमरे में ये पहले से ही था, ये पुराने किराएदार का था, वो उसको छोड़ के चले गए थे। बेड की कंडीशन अच्छी थी तो हमने इस बेड को रख लिया। पंडित जी ने कहा, वही गड़बड़ करी तुमने, इस बेड में ही गड़बड़ है, इस बेड को साइड करवाओ, मूव कराओ। पंडित जी के बोलते से ही तुरंत ही रितु ने और मिथिलेश ने मिलकर उस बेड को साइड किया। वो देख जैसे उन्होंने बेड आया वो देख के चौंक गए। उन्होंने पाया कि उस बेड के नीचे नींबू, मिर्ची और अजीब से सिंदूर से निशान बने हुए थे। एक छोटी सी गुड़िया भी रखी हुई थी। वो सब देख के रितु और मिथिलेश काफ़ी डर गए। पंडित जी ने उनसे बताया कि यहाँ पर किसी ने काला जादू करा हुआ था, वो किसी न किसी का इंतजार कर रहा था। आपकी बेटी उस काले जादू, उस शक्ति के वश में आ चुकी है, इसे बचाना बड़ा मुश्किल है। पर रितु और मिथिलेश ने बड़ी विनती करी, पंडित जी से बड़ी रिक्वेस्टें करी कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए। पंडित जी ने कोशिश करी, उन्होंने काफ़ी यज्ञ, काफ़ी पूजाएं पाठ करी, पर मीना की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो जाती। वो कुछ अजीब सा एक्ट करती थी, वो कुछ ना कुछ अजीब और गरीब बातें करती थी। वो कभी चिल्लाती थी तो कभी गालियाँ देती थी। रितु और मिथिलेश दिन प्रतिदिन अपनी बेटी को और भी ज़्यादा बीमार होते हुए देख सकते थे। उन्होंने इस घर को छोड़ने की भी बहुत कोशिश करी, बस तमाम कोशिशों के बाद भी मीना वहाँ से जाने को राजी ही नहीं हुई। उन्होंने बड़ी कोशिश करी पर वो मीना को ले जाने में कामयाब ना हुए। एक दिन रात को मीना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। रितु और मिथिलेश ने पंडित जी को भी फ़ोन किया पर पंडित जी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाने की सोची और वो हॉस्पिटल ले गए। तो स्ट्रेचर पर उसको लेकर ही जा रहे थे कि इतने में अचानक जो मीना काफ़ी चिल्ला रही थी, खून की उल्टियाँ कर रही थी, वो रुक जाती है और वो तुरंत ही उठ के बैठ जाती है। वो अपने माता पिता को देखती है और एक अजीब सी भयानक स्माइल करती है। उसके बाद मीना इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल गूंज उठता है और वो मीना की आखिरी चीख थी। उसके बाद मीना स्ट्रेचर पे गिर जाती है और इसी चीख के साथ उस मासूम की जिंदगी का भी अंत हो जाता है। वो जो शक्ति थी वो मीना को अपने साथ ले गई। मिथिलेश और रितु सिवाय रोने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। आज भी मिथिलेश और रितु जब भी उस हादसे को सोचते सहम जाते हैं। इस काले जादू में फंसकर उनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्हें ये तक नहीं मालूम, पर उन्हें बाद में केस भी करे, मकान मालिक से भी पूछा, सारे कोशिशें करी, पर उन्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि आखिर उस बेड के नीचे वो काला जादू किसने किया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है। इस कहानी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये कहानी असली है। इसमें जो इस लड़की की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी वाकई एक दर्दनाक मौत हुई थी एक छोटी सी बच्ची की। इसमें छोटा मोटा मैंने नाम चेंज करे हैं, बाकी कहानी बिल्कुल रियल है और ये सच है। दोस्तों, जब भी आप किसी घर में जाते हैं, किसी अनजान जगह जाते हैं, तो किसी भी ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ों को छूने की या पुरानी चीज़ों को रखने की गलती ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके उस घर में आने से पहले उन चीज़ों ने या उस सामानों ने क्या क्या हादसे देखे, क्या उनके साथ हुआ है। इसलिए हमेशा दोस्तों ध्यान रखें अपने परिवार का।